अगर आप जापान आने का सोच रहे हैं और जापान में लॉन्ग टर्म स्टे के लिए एक अकोमोडेशन लेने का सोच रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं तो यूआर अपार्टमेंट के बारे में तो शायद आपको पता होगा। यूआर होता है अर्बन रिनाइसेंस और ये बेसिकली पुरानी बिल्डिंग होती है जो गवर्नमेंट ओन करती है और जो आप रेंट इनको पे करते हो वो गवर्नमेंट को जाता है। और जापान में ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो अकोमोडेशंस नहीं मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो वो क्या करते हैं ओनर्स प्रॉपर्टी ओनर्स एजेंसीज़ को दे देते हैं प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए। तो जैसे मैं पहले एक डॉर्मेट्री में रहा करता था, तो उनकी भी मतलब जो ओनर्स थे उनका बंगलो साइड में था और जो डॉर्मेट्री थी वो एक एजेंसी हैंडल करती थी पूरा, मतलब क्लीनिंग, रेंट कलेक्शन और प्रॉब्लम्स जो भी है, और हम सीधा एजेंसी से ही बात करते थे, ओनर से नहीं। तो लेकिन यूआरस में ऐसा है कि यूआरस को गवर्नमेंट ओन करती है और गवर्नमेंट ओन्ड ही एजेंसी है, जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट की है। इस वीडियो में कवर करेंगे कि मेरा जो प्रोसेस था यूआर लेने का पूरा, वो कवर करूँगा। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, और दिखा भी दूँगा घर कैसा है। ओके, तो पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो अगर जापान में अगर आप घर ले रहे हो रेंट पे, तो कोई भी घर हो मतलब ये इवन यूआर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपको रीड करके साइन करना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसा होता है कि नॉर्मल घरों में जहाँ पे आप रेंट पे जाते हो मतलब रहने, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है काफ़ी सारे एडिशनल फ़ीस होती है, जैसे कि एक होता है की मनी, एक होता है गिफ्ट मनी भी होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट फ़ी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फ़ी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके लिए ही फ़ी देना पड़ रहा है आपको। तो वो मतलब 1 या 2 महीने के रेंट के इक्विवेलेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट फ़ी। की मनी काफ़ी वेरी करता है। और एक गिफ्ट मनी होता है जो कि मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे गिफ्ट मनी भी ले लेते हैं वो लोग। और एजेंसी फ़ीस, ब्रोकरेज फ़ीस भी लगता है आपको। यूआर में फ़ायदे ऐसे है कि आपको कोई की मनी नहीं लगेगा, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट फ़ी नहीं लगेगा, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फ़ी भी नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फ़ी मतलब अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो हर 2 साल में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल फ़ी पे करना होता है, जो कि वही कॉन्ट्रैक्ट फ़ी के इक्विवेलेंट ही होता है, कुछ एक दो महीने का रेंट एक्स्ट्रा वो नहीं है। तो नो की मनी, और फिर कोई एजेंसी फ़ी नहीं है, रिन्यूअल फ़ी नहीं है। एडिशनली यूआरस में गारंटर नहीं लगता है, मतलब गारंटर वो व्यक्ति होते हैं जो जापान में रहते हैं और आपकी गारंटी ले सकते हैं, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। लेकिन यूआर में गारंटर नहीं लगता है आपको, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स में मैक्सिमम केसेस में लगता है। और स्पेस की बात करें तो अगर आप सेम रेंट पे कर रहे हो तो यूआर का जो अपार्टमेंट है वो ज़्यादा स्पेशियस होगा एज़ कम्पेयर टू अदर। ये हो गया एडवांटेजेस। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में ऐसा है कि पहली बात, यूआर सबको नहीं मिलता है। उसकी वजह ऐसी है कि पहला तो होता है कि एक है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग मतलब कुछ क्राइटेरियाज़ के बेसिस पे आपको स्क्रीन किया जाएगा, और अगर आपकी डिसेंट इनफ सैलरी है तो स्क्रीनिंग में मतलब स्क्रीनिंग का कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है, वो स्क्रीन करते हैं कि ये एलिजिबल है कि नहीं यूआर में रहना। और दूसरी चीज़ है कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही देते हैं, तो जनरली पूरे फुल होते हैं और आपको मिल जाए तो किस्मत की बात है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, मैंने जैसे बताया कि यूआरस पुरानी बिल्डिंग्स होती है, तो इनका कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना है। एक मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक कलीग है जो ऑफिस में काम करते हैं, वो आओबदाई के यूआर में रहते हैं, जो आओबदाई स्टेशन को लग के ही जो यूआर है। उनको कहा गया है कि अगले 2 साल में उनको एक नया रेसिडेंस ढूंढना है, क्योंकि बिल्डिंग अभी अर्थक्वेक प्रूफ नहीं रही और उनको डिमोलिश करना है वो बिल्डिंग। तो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स होती है, और ऐसा भी नहीं है कि सारी ही बिल्डिंग बहुत पुरानी है। कुछ कुछ बिल्डिंग्स मतलब जैसे कि एक नया यूआर है जिनकी बिल्डिंग्स में उन्होंने नए लॉकिंग सिस्टम्स वगैरह लगाए हैं और बिल्डिंग उतनी पुरानी भी नहीं है। तो
एवरी केस में सारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी नहीं होती, पुरानी होती है लेकिन इतनी भी नहीं कि अर्थक्वेक को भी ना झेल पाए। लेकिन कुछ कुछ बिल्डिंग्स आपको ध्यान रखना है कि वो पुरानी भी होती है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पाइपिंग सिस्टम हो गया और फिर स्टेयर्स है कि नहीं, लिफ्ट है कि नहीं, वो सब भी देखना चाहिए देख लेने से पहले। तो यूआर लेते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ है कि लोकेशन। सो लोकेशन के बारे में ऐसा है कि यूआर जनरली स्टेशन से थोड़े दूर ही होते हैं, मतलब आपको काफ़ी देर चलना पड़ेगा या फिर बस लेनी पड़ेगी। मैं खुद स्टेशन से काफ़ी दूर रहता हूँ। सारे यूआर्स के केसेस में ये नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम यूआर्स ऐसे ही है कि काफ़ी रेसिडेंशियल एरियाज़ में है। सो रेसिडेंशियल एरियाज़ मतलब बहुत शांत होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बूढ़े लोग ही रहते हैं एंड स्टेशन से दूर होते हैं। तो बात करते हैं प्रोसेस की। तो जो यूआर लेने का प्रोसेस है वो मतलब कुछ दो तरीके हैं जिनसे आप यूआर, मतलब ये एक एजेंसी है अर्बन रिनाइसेंस की, तो आप उनको कांटेक्ट करते हो ताकि आप अप्लाई कर सको यूआर के लिए कोई भी। तो दो तरीक़ों से ऐसा होता है कि मतलब पहले तो आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके आप यूआर्स देखो और वेबसाइट के थ्रू एजेंसी को कांटेक्ट करो। या फिर दूसरा तरीका जो मैं रेकमेंड करूँगा और जिसके थ्रू मैं गया था, आपके काफ़ी सारे दोस्त होंगे जापान में जो यूआर में रहते हैं या फिर रह चुके हैं पहले यूआर में, या फिर उनके कोई दोस्त रिलेटिव कोई भी यूआर में रहता है, तो उनके थ्रू आपको किसी ना किसी एजेंट का कांटेक्ट मिल जाएगा, वो एजेंट जो यूआर के लिए काम करते हैं। वंस आपको उन एजेंट का कांटेक्ट नंबर मिल गया, आप उनको कांटेक्ट करें और वो एजेंट ही आपकी पूरी प्रोसेस आगे आपको बताएंगे। सो दैट इज़ अ बेटर वे रादर देन गोइंग टू द वेबसाइट। तो अगर आप किसी एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, तो जैसे कि मैंने एक एजेंट को कांटेक्ट किया था, मेरा एक दोस्त है जो यूआर में रहता है, तो उसने कांटेक्ट शेयर किया और मैंने उन एजेंट से बात की। तो एजेंट्स पहले ये पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, उस हिसाब से हम यूआर्स फ़िल्टर करेंगे आपके लिए। तो फ़िल्टर्स के मतलब ये प्रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, स्टेशन से कितना दूर होना चाहिए और फिर कौन से वार्ड में चाहिए आपको, और फिर कौन सा एरिया चाहिए आसपास, और कौन सी ट्रेन की लाइन पे चाहिए, और आपकी कंपनी कौन सी है, कंपनी से कितना दूर चाहिए, उस तरीके के क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे वो फ़िल्टर करते हैं। यूआर्स बहुत सारे हैं। हाँ, और ऑब्वियसली वो आपको मतलब रूम का साइज़ कितना चाहिए, अपार्टमेंट का साइज़ कितना चाहिए, 1 LDK 1K 2 LDK 2DK ऑल दोस। तो ये प्रेफरेंसेस आपको पहले पूछेंगे और उसके बेसिस पे एजेंट्स आपको रिकमेंडेशन देंगे कि इस एरिया में ये यूआर अवेलेबल है जो कि आपकी प्रेफरेंसेस से मैच करता है। और बेसिकली आपको 3-4 ऑप्शंस देंगे जिनमें से आपको चूज़ करना है। तो जैसे कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेन हो गया था क्योंकि यही एक यूआर था, मतलब यही यूआर की एक कॉलोनी थी जो कि काफ़ी पास थी मेरे कंपनी के, मतलब उतनी पास नहीं है लेकिन है, एक ऐसा यूआर जो पास में है और अफोर्डेबल है, वो यही था। तो मुझे यही ढूंढना था, बट डिफरेंट केसेस में वेरी कर सकता है। तो एक बार आप अपने एजेंट्स के कांटेक्ट में आ गए और फिर आपने डिसाइड कर लिया, मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये यूआर देखना है, ये ठीक लग रहा है मुझे। यूआर्स की कॉलोनी होती है, तो यूआर ऐसा नहीं है कि कोई एक बिल्डिंग में एक फ्लैट है जो यूआर ओन करता है, वैसा नहीं है। एक पूरी सोसाइटी होती है जिसमें बिल्डिंग्स होती है, जिसे दांची बोलते हैं यहाँ पे, मतलब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। और पूरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस इनके ही होते हैं और उनकी सारी रूम्स या फिर अपार्टमेंट्स वही। और जब आप बताते हो उनको कि ये अपार्टमेंट देखना है, तो उस यूआर के मैनेजमेंट को आपके एजेंट कांटेक्ट करेंगे और एक अपॉइंटमेंट सेट करेंगे आपकी। तो आपको वो कन्वे करेंगे आपके एजेंट कि इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट सेट है, सुबह 10 बजे या जो भी टाइम आपको जाना है उस टाइम पे, और वो अपार्टमेंट देख लेना है। अपार्टमेंट देखते वक्त कुछ नहीं, आपको बस आपके साथ शायद कोई आएगा भी नहीं मैनेजमेंट से, वो आपको मैनेजमेंट ऑफिस जाना पड़ेगा उस टाइम पे और उनको बोलना पड़ेगा कि
मेरा अपॉइंटमेंट था और वो आपको एक कुछ किट देंगे, मतलब चाबी वगैरह देंगे और बोलेंगे कि जाके देख के आ जाओ। 1 घंटे का टाइम मिलता है, काफ़ी है अपार्टमेंट देखने के लिए। तो 1 घंटे के टाइम में आप काफ़ी कुछ चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। वैसे मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया चीज़ों की तरफ। जब भी पहला रेसिडेंट निकलता है तो उसके बाद एक कुछ लोगों को भेजते हैं चेकिंग करने के लिए, और कुछ रिपेयर्स हो तो वो करने के लिए भेजते हैं। मैं खुद जब ये वाला अपार्टमेंट देखने आया था तब रिपेयर्स चल रहे थे, इन प्रोसेस थे। तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी और वो लोग मुझे देख रहे थे, यार ये कौन आ गया। तो ऐसा था। और हाँ, तो आप सारी चीज़ें देख के इंश्योर कर ले। और एक बार आप ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये यूआर ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे ये ले, आप अपने एजेंट को बताते हैं कि मुझे ये यूआर चाहिए, और फिर उसके बाद वो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपके जो एजेंट है वो आपसे फुल टाइम कॉन्टैक्ट में ही रहेंगे, व्हाट्सएप पे वगैरह। तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी सारे मांगते हैं लोग। मतलब पहले तो एक ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो आप आपकी कंपनी से लेंगे। मतलब कि कंपनी में आपको अपने एचआर को बताना पड़ेगा कि मुझे ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए यूआर के फॉर्मेट में। तो यूआर का इनका एक सेपरेट फॉर्मेट होता है जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना होता है अपने एचआर से, या फिर ये एचआर्स को पता होता है कि क्या है, मतलब यूआर का फॉर्मेट उनको पता है। और जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो चाहिए रहेगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऐसा है कि आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है तो आप अपना जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो कोम्बिनी से भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने खुद कोम्बिनी से प्रिंट करवाया था और वही इनको प्रोवाइड किया था, तो वो चल जाता है। बेसिकली रेसिडेंस सर्टिफिकेट में एक और ऐसा है कि जब आप कोम्बिनी में जाते हो और उस मशीन पे बटन्स क्लिक करते हो तो उस पर ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। जैसे कि मुझे बताया था इन्होंने कि आप प्लीज़ अपनी फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन उस रेसिडेंस कार्ड की कॉपी पे इंक्लूड करें। तो वो मशीन पे आपको दिखता है कि आपको, मतलब आपके पेरेंट्स की, मम्मी पापा की सारी इन्फॉर्मेशन आप वो बटन्स क्लिक करते हो, बटन्स पे टैप करते हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो। तो मैं कहूँगा जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस रेसिडेंस सर्टिफिकेट में डाल पाओ आप डाल दो। वो आपके एजेंट बताएंगे ये आपको। और फिर आपका जो ओरिजिनल ऑफ़र लेटर होता है वो मांगेंगे, आपका रेसिडेंस कार्ड मांगेंगे, पासपोर्ट चाहिए होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है तो वो देता हूँ। और फिर मुझसे तो कंपनी आईडी कार्ड भी मांगा था। और हाँ, तो 1 महीने का जो डिपॉज़िट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के दिन देना होता है। 1 महीने का डिपॉज़िट मतलब पहले महीने का रेंट आपको जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे उस दिन देना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स। फिर एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हो गए तो उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट डेट फिक्स करेंगे। मतलब उस डेट पे जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा समझाया जाएगा और आपको साइन करना है। और आपकी कॉन्ट्रैक्ट मतलब फर्स्ट मंथ की फ़ीस भी देनी है। मेरे केस में फ़ीस देनी पड़ी थी फर्स्ट मंथ की। आई थिंक मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। तो जिस दिन मैं गया था शिबुया ऑफिस यूआर के, और उनके मतलब तो मेरे केस में भी एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। आपको भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़े तो आपके एजेंट आपके लिए एक ट्रांसलेटर भेजेंगे। तो उस दिन पूरा कॉन्ट्रैक्ट मतलब जापानीज़ में होता है तो आपको ट्रांसलेटर लगता ही है। और वो आपको पूरा समझाते हैं कि मतलब रूल्स क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर एक एक पन्ना मतलब समझाएंगे, फिर उसके बाद साइन करवाएंगे। पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ आधे घंटे में। लंबा चलता है वो उनका एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन से दिन आपको जाना है, पहली डेट कौन सी रहेगी आपके यूआर में मतलब शिफ्ट करने की, और उसी दिन आपको मैनेजमेंट ऑफिस से चाबी लेना पड़ेगा। तो जिस दिन आप यूआर में शिफ्ट होते हैं, जो पहला दिन है मतलब यहाँ आके, तो पहले आपको मैनेजमेंट ऑफिस जाना होता है और उनको एक स्लिप दिखानी होती है जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के दिन मिली थी। वो स्लिप देंगे तो आपको चाबी मिलेगी।
और आप आ सकते हैं अंदर और अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस। मैं जिस यूआर में रहता हूँ यहाँ ये है 43 मीटर स्क्वायर का यूआर है। अच्छा ठीक है, वीडियो देख लो कैसा है। तो इस यूआर में शिफ्ट करने के लिए और फिर ये मेरी फर्नीचर असेंबली में और फिर काफ़ी सारी जगहों पे ट्रांसलेशंस में मेरे दोस्तों ने काफ़ी मेरी हेल्प करी। उन सभी को थैंक यू और आप सबका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब करिए।